हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर के आए हैं टॉप मोस्ट जीके प्रश्न, यानी ऐसे जीके प्रश्न जिससे अधिकांश चांस होते हैं सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने की। आइए बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं जीके प्रश्न को देखते हैं, एक एक महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को। हमारे स्क्रीन पर कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, यानी नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो मिलता है तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो खोजा गया है वह डायनामाइट, यानी डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक्सरे की खोज किसने किया था, एक्सरे की आविष्कारक कौन है। तो एक्सरे जो आज के डेट में मेडिकल साइंस का एक अहम यह है, किसी भी फ्रैक्चर की जांच के लिए जो है एक्सरे कराया जा रहा है। तो एक्सरे के जो आविष्कारक हैं जिन्होंने एक्सरे की खोज किया है वह है रॉन्टजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब यह प्रैक्टिस लैब में ये कर रहे थे तो इन्हें एक ऐसी किरण मिली जो कि अपारदर्शी वस्तुओं को भी पार कर जा रही थी। तो इन्हें समझ में नहीं आया कि यह कौन सी प्रकाश की किरण है जो अपारदर्शी वस्तु को भी पार कर जा रहा है। तो इन्होंने उस किरण का नाम एक्स किरण रख दिया और आज भी वही किरण का नाम एक्सरे है, रॉन्टजन जो है। तो ये एक्सरे का काम क्या है कि अपारदर्शी वस्तु को पार कर जाता है, इसीलिए हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो आसानी से एक्सरे के जरिए पता लगाया जा सकता है, जिसकी खोज रॉन्टजन महोदय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक के रूप में कौन जाने जाते हैं। नोल और रुस्का है, रॉबर्ट कोच है, लिवेनहॉक है, या फिर सीपी स्वानसन है। तो इसका सबसे जो सही जवाब होगा तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि नोल और रुस्का जो है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया है, सही है। जेएल वेयर्ड के द्वारा टेलीफोन है, एजी वेल यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन जो कि सही है, और फिर जेएल वेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविज़न है जो कि सही है। अगर गलत सुमेलित देखा जाए तो जे पार्किंसन के द्वारा पेंसिलिन जो कि गलत है, इसलिए चूंकि सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर के जनक समझे जाते हैं, यानी कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए हैं। तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब है 5वां नंबर प्रश्न के लिए वह है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, यानी जो मंडाना लोक कला है 6 नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह लोक कला जो है राजस्थान राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा 7वां के लिए। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर जो है वह मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे करेक्ट आंसर है। और एक और प्रश्न याद रखिएगा कि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम भी बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जी इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं पहले, और अंत में आप जरूर बताएंगे कि इनमें से कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पटना में गोल घर का निर्माण कराया गया है। वारेन हेस्टिंग्स है, या फिर लॉर्ड हार्डिंग है, कॉर्नवालिस है, या सर जॉन शॉर हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है पटना में गोल घर का निर्माण कार्य हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था जी। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में स्थित है। यह मौर्य साम्राज्य, लिच्छवी, गुप्त या नंद वंश के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका जो सबसे सही जवाब है कि जो वैशाली में जो गणतंत्र पहला गणतंत्र स्थापित है यह लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। बिहार में जो है पूरे 16 महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद का ये बिहार में मिलता है, जिसमें से मगध साम्राज्य, वज्जी संघ तो उसी में वज्जी संघ का एक हिस्सा था लिच्छवी गणराज्य, और मगध साम्राज्य का हिस्सा है मौर्य साम्राज्य, जिसमें जो है हर्यक वंश, नंद वंश और उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये इस प्रकार जो है ये विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है, लिच्छवी गणराज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन करने वाले शासक जाने जाते हैं 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह डी है कि काला अशोक के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, तो यह वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ है, जो कि उस वक्त जो शासन था वो अशोक महान या फिर अशोक मौर्य, कहिए कि अशोक मौर्य के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है। और कनिष्क के समय में जो है चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। यानी महावीर स्वामी को जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कहिए हैं, उनकी जो महापरिनिर्वाण है या मृत्यु है यह किस शहर में हुआ है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है 13वां का ऑप्शन नंबर सी के पावापुरी में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी, 13 फरवरी, 15 मार्च या फिर 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो शहीद दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत पर जो है प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उन्हें शहीद कर दिया गया था। और उन्हीं के शहादत दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अलग अलग राज्यों की राजभाषा जो है अलग अलग है पूरे, तो जिस प्रकार बिहार की राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है, उसी प्रकार अपने देश के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। वह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, वह राज्य नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम में कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह राज्य जो है नागालैंड है, जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं अंग्रेजी है। याद रखेंगे हम लोग ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक महोदय कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक महोदय की अगर बात किया जाए तो यह गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, और जो इसे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया, नुकसान किया गया, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त जो है वो उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है वो बिंबिसार है, हर्षवर्धन है या फिर पुष्यमित्र है या अशोक है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सांची का स्तूप जो है वह अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था।
तो चूंकि अशोक जो है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म अपना परिवर्तन किया। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है ये अशोक ने अपनी धम्म की नीति अपनाई और उसके पश्चात अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र इनके पुत्र हैं और संघमित्रा इनकी पुत्री हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, जो नंद वंश के स्थान पर उन्हें हरा करके कौटिल्य के मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। लेकिन अपने अंतिम समय में जो है वो जैन अनुयायी हो गए थे और वो जो है जैन मुनि के साथ श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है वहाँ चले गए थे। यानी अपने अंतिम दिनों में वो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। 19वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। यानी प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। महादेव गोविंद रनाडे जी हैं, या जिन्हें याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे जी को जो है ये महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, याद रखेंगे हम लोग। उसके अगला कुछ है कि ज्योतिबा फूले हैं, या एनजी चंदावरकर है, या फिर आरजी भंडाकर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी की ज्योतिबा फूले जो है वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। तो रिहंद बांध जो है यह अपने पड़ोसी बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 21वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। तो अगर हम लोग इस सदन की बात करें कि जो जनता के द्वारा जहां प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं तो वह सदन है लोकसभा, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है इसका विघटन होता है और उसके पश्चात जो है अगले ये चुन करके आते हैं। पूरे 543 जो है लोकसभा के ये पूरे भारत से 543 लोग चुन करके पहुंचते हैं सदन में, और ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। इनमें जो उम्र सीमा रखी गई है कि सबसे कम उम्र है वह है 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में जो है चुन करके आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, अप्रत्यक्ष ढंग से आते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 81 में भी है और अनुच्छेद 331 में भी है। यानी इस दोनों अनुच्छेद में जो है वह लोकसभा के गठन से संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। जी 31वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत लोकसभा में मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है। हालांकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन निर्वाचित होने वालों की संख्या 545 है और उसमें से 543 जो है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके आते हैं और जनता उन्हें वोट करके हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय नागरिक जो है उन्हें वोट करने का अधिकार प्राप्त है और वो चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में 543 को अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भेजते हैं। 2 सदस्य को जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब उन्हें जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो बात अनुच्छेद 331 में वर्णित था कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, उसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा शून्य कर दिया गया है। यानी अब राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं। याद रखेंगे पहले करते थे 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते थे, लेकिन अब जो है जो 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे शून्य कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न।
25वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन कब किस आधार पर किया गया है। तो अभी जो वर्तमान लोकसभा में सीटों का ये है आवंटन है वह 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है और यह जो आवंटन रहना है यह 2026 तक रहना है, यानी 2026 के पश्चात जो है फिर से नए तरीके से आवंटन होगा। हालांकि उसके लिए प्रस्तावित है, जैसे बिहार में अभी अगर वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो यह 40 है, लेकिन प्रस्तावित के रूप में 61 है। तो ये 2026 के बाद प्रभावी होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वह 1971 के जनगणना के आधार पर आवंटित जो है सीटों के आधार पर ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा और ये 2026 के पश्चात इसमें जो है ये संशोधन होगा और जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यानी क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है इसलिए सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा के लिए जो प्रथम सबसे पहले बार आम चुनाव हुआ है वह हम सभी जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसी के आधार पर सरकारें चल रही थी, लेकिन 1952 में प्रथम बार पहली बार जो है वो लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो हम अभी पीछे इस प्रश्न पर चर्चा किए हैं कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। हालांकि मतदान करने के लिए आयु सीमा जो निर्धारित है वो 18 वर्ष है, लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं तो वो 25 वर्ष के होंगे। राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है, यानी 35 वर्ष से कम उम्र का कोई भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा के लायक वो नहीं रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार में लोकसभा के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो ये तो 40 है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का 40 है, राज्यसभा का 16 है, याद रखिएगा। विधानसभा का 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। तो चूंकि यहाँ बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ का निचला सदन विधानसभा है जो 243 सदस्यों की संख्या है और ऊपरी सदन विधान परिषद है जहाँ सदस्यों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिल्ली में स्थित शांति वन में किनका समाधि स्थित है। शांति वन में जो समाधि स्थित है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। किस राज्य में जो है अजंता की गुफा स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का जो संबंध है तो ये इसका संबंध योग दर्शन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे हम लोग। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया है। इनका जो वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी 32वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है कि सिद्धार्थ जो है उनके बचपन का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो है ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो तुगलक वंश के शासक थे उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। हुनूज दिल्ली दुरस्त ये फारसी का एक ये है जुमला है जिसका अर्थ होता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यह हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये हम लोग ध्यान में रखें
कि जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो वह मिश्र धातु कहलाता है। वैसे धातु अधातु तो हम सभी जानते हैं कि जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सभी धातु के श्रेणी में आते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और इन्हें पीट करके जो है पतला चादर बनाया जा सकता है, खींच के पतला तार बनाया जा सकता है। उसी प्रकार जब दो धातु को एक साथ मिला करके एक नया सामान बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो इसमें जस्ता जिंक जो है यह धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लेकिन स्टील की अगर बात किया जाए तो यह क्या है, मिश्र धातु है, यानी दो या अधिक धातु के मिलकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग जो है वह फ्रैक्चर हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है तथा मूर्तियों को आकार बनाने में, जो मूर्तिकार लोग होते हैं अलग अलग ये की मूर्ति बनाते हैं उन्हें भी आकार बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है टूटे हुए हड्डियों को फ्रैक्चर के दौरान तो उसमें भी यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो प्राप्त किया जाता है वो जिप्सम से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर अगर हमें प्राप्त करना है तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि उस रेशा को अगर हम लोग जलाते हैं तो जो सूती रेशा होता है वो जलता है लौ के साथ, लेकिन जो ऊनी रेशा होता है वो जलने की जगह पे जो है वो लौ के साथ ना जल करके वो बरकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। तो बर्फ का यदि अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, बर्फ पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम होता जाता है, यानी वो गल करके पिघल के द्रव ठोस अवस्था से पानी बन जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। तो संतरा है, नींबू है या कोई भी खट्टा फल है, उन सभी में जो है विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी संतरा, नींबू या किसी भी खट्टे फल में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये विटामिन सी का स्रोत कौन है, संतरा, नींबू इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं। तो सूर्य का दो प्रकाश की किरण जब पृथ्वी तक आती है तो रास्ते में कहीं निर्वात, कहीं मौसम जो है सघन, कहीं विरल माध्यम, अलग अलग प्रकार के माध्यम मिलते हैं और उन सभी माध्यमों में जो है सूर्य की प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन होता है, जिस कारण जो है वो सूर्योदय के समय और फिर सूर्यास्त के समय उसका रंग लाल दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोहे में जंग का लगना कौन सी एक प्रक्रिया है। तो लोहे में जो जंग का लगना है वह रासायनिक क्रिया है, यानी जंग लगने के पश्चात जो है पुनः वह वापस अपने पुराने रूप में नहीं आ पाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक में क्या है कि जब अगर कोई चीज़ में बदलाव आता है तो फिर वह वापस अपने पुराने स्टेज में आ जाता है, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे रबर है तो उसे जो है खींच करके लंबा कर दिया जाता है, छोड़ने पर बाहरी बल जैसे उसे हटाते हैं वो पुनः अपने पुराने ये में वापस आ जाता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, तो फिर दही से दूध नहीं बन पाएगा, बर्फ़ से पानी बनने पर पानी से बर्फ़ हो जाएगा, लेकिन जो है दूध से दही बन जाने पर दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। उसी प्रकार लोहे में जंग का लगना भी जो है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है 40 प्रश्नों को इस सेट में कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है फिर एक बार चलते चलते कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।